अगला सैम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 10 झांसी की रानी कविता। बच्चों, ये कविता काफ़ी बड़ी है तो इसको हम 4 या 5 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में आप सभी जानते हैं और ये जो कविता मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये आप सबको कंठस्थ भी होनी चाहिए, मतलब पूरी याद करनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप इसको 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन अपने विद्यालय के मंच पर बोल भी सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये 1857 के विद्रोह के विषय में बातचीत की जा रही है। झांसी की रानी की वीरता आप और मुझसे किसी से भी छिपी नहीं है। अगर आप में से कुछ बच्चे झांसी गए होंगे तो वहाँ के किले पे आपने देखा होगा कि जब आप गाइड के साथ जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि कहाँ झांसी की रानी ने कैसे युद्ध के समय पर वो किले की दीवार से घोड़े को नीचे खुदाया था। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर स्मृतियाँ हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार झांसी ज़रूर होकर आएँ, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाकर। तो प्रारंभ करते हैं कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। आप जानते हैं उस समय किसका राज्य था? अंग्रेजों का ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था और हमारे देश जो है उसका इतना शोषण हो चुका था भारत का, और वो बहुत दुखी हो गए थे। हमारे जो वासी थे, हम भारतवासी, अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के शोषण से बेहद दुखी थे। तो उस समय को याद करते हुए इस कविता को हम पढ़ेंगे। तो सिंहासन हिल उठे, किसका सिंहासन डोल गया? अंग्रेजों का सिंहासन डोल गया। कब? जब राजवंशों ने भ्रकुटी होती है ये, भ्रकुटी तानने का मतलब गुस्सा करना। तो राजवंशों ने, जब राजे रजवाड़ों ने ये फैसला किया कि अब हम अंग्रेजों के अत्याचार को और नहीं सहन कर सकते, तो अंग्रेजों का सिंहासन हिल गया और राजवंशों के भ्रकुटी यानी राजवंशों के गुस्सा करते ही, क्रोधित होते हुए, एकजुट होते ही अंग्रेजों का सिंहासन हिला। और क्या हुआ? बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा किसे कहते हैं? बूढ़ा भारत को क्यों कहा गया? बूढ़ा भारत को इसलिए क्या गया कि बूढ़ा व्यक्ति प्रतीक है एक शक्तिहीन हो जाने का, जिसके अंदर ताकत समाप्त प्राय हो गई है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा है। तो भारत कैसा हो गया था? जिसका शोषण किया जा चुका। तो भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया। और उसमें नई जवानी, जवानी किसका प्रतीक है? जवानी प्रतीक है उत्साह का, जोश का, ऊर्जा का, ठीक है, शक्ति का, ताकत का। तो ऐसा भारत जिसे अंग्रेजों ने शोषण कर करके जिस भारत को बूढ़े के समान शक्तिहीन बना दिया था, उस भारत में दोबारा से नई जवानी, नई ऊर्जा, नए जोश के दर्शन हमें हुए। कब? जब गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। सब लोगों ने क्या पहचाना? गुमी हुई, कि वो आज़ादी जिसकी कीमत हम भूल चुके थे, हमें जैसे गुलामों की तरह जीने की आदत पड़ गई थी। तो वो आज़ादी जो गुम गई थी, गुम जाना मतलब खो जाना, वो आज़ादी जो खो चुकी थी, जिसके बारे में हम सोचना भूल गए थे, उसकी कीमत सबने पहचानी। कब? 1857 में। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी कौन है? अंग्रेज। तो सब लोगों ने मिलकर क्या ठान लिया कि हम अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल कर ही रहेंगे। सबने मन में ये ठान लिया, मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ध्यान दीजिए इस बात पे कि जो 1857 का विद्रोह था, चमक उठी सन 57 में, जो 57 में जो तलवार दिखी वह तलवार पुरानी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि तलवार में जंग लगी हुई थी। इसका मतलब क्या है? इस विद्रोह की चिंगारी बहुत समय से उठ रही थी। हमें बहुत सारे लोग सुख भुगा रहे थे, गुस्से में थे, बार बार शोषण होता था,
गुस्सा आता था, शोषण होता था, क्रोधित होते थे। लेकिन ये जो चिंगारी है, चिंगारी जाते ना, जो जो छोटी छोटी आग है वो, और फिर वो बड़ी ज्वालामुखी बन गई, यानी वो बड़ी आग के रूप में प्रस्फुटित हो उठी। तो चमक जो 57 में तलवार चमकी वो पुरानी थी, यानी ये एक दिन का विद्रोह नहीं था। हम लोग बहुत टाइम से दुखी थे, सुलग रहे थे, गुस्से में थे, लेकिन वो सब ने मिलकर 1857 में विद्रोह किया। इसलिए उसने कहा कवि ने कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यानी पुराना समय का विद्रोह था ये, जो उस वक़्त फूटा सबका गुस्सा एक साथ। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि वो रानी जो मर्दों की भांति यानी पुरुषों की भांति जो युद्ध भूमि में डट कर जिसने लड़ाई करी, दुश्मनों का सामना किया, वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी वो तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। ये बात समझ आ गई? इसको बिल्कुल भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, मतलब सुख भुगा रहे थे हम बहुत समय से ये चिंगारी, और क्या हुआ, एक बार में ये चिंगारी जो है आग का शोला बन गई। आगे चले दूसरे पद्यांश पे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, हमने बचपन में याद की थी और इसका बहुत सारा अंश हमें आज तक भी याद है। तो मैं चाहूंगी कक्षा का एक एक बच्चे को ये कविता जरूर याद हो, ठीक है? क्योंकि पोएम रेसिटेशन भी होता है ना आपका, और रेसिटेशन में जो अध्यापिका है वो बहुत बार आपको ये वाली कविता सुनाने को देगी। जो आपका 10 नंबर के हो रहा है ना आजकल इंटरनल असेसमेंट, उसमें ये कविता बहुत बार अध्यापिका सुनते हैं। आप लोग याद रखें इसे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो झांसी की रानी का एक नाम छबीली भी था, ठीक है? प्यार से उसे घर में लोग छबीली बताते थे। और जो कानपुर के नाना है वो नाना वाले नाना जी नहीं है जो आपकी मम्मी के पापा वाले नाना जी हैं। कानपुर के नाना साहिब उनका नाम है ये। तो नाना साहिब की मुंह बोली बहन क्या होता है? जो बनाई हुई होती है बहन। बनाई हुई मतलब जिसको कि जैसे आपके पड़ोस की कोई लड़की हो, आपको वो राखी बांध के जाए, आपको वो भाई माने, है नहीं वो आपकी सगी बहन, लेकिन वो आपको भाई मानती है, तो उसे कहते हैं मुंह बोली बहन। तो इस तरीके से नाना साहिब की ये मुंह बोली बहन थी, यानी बनाई गई बहन थी, और उनका नाम क्या था? छबीली। उसे प्यार से वो छबीली कहा करते थे। नाना साहिब की ये बहन थी, मुंह बोली बहन थी, जिन्हें बहन बनाया गया था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। और ये जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई है ये अपने पिता की इकलौती संतान थी, ठीक है? और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। तो नाना साहिब के साथ ही वो उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, जिन्हें वह अपना मित्र और भाई मानती थी। और नाना के संग ही वो उसने पढ़ाई लिखाई पूरी की, और नाना के साथ ही उन्होंने खेल कूद के वो बड़ी हुई। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जो बर्छी जानते ना आपको, जो फेंक कर हथियार के, जो सिर्फ हथियार हैं वो ही उसके मित्र थे, ठीक है? यानी कृपाण क्या होती है? छोटी सी तलवार, और ढाल क्या होती है? जिससे हम तलवार के वार बचाते हैं। तो ये सब जो है ये ही उसकी सहेलियां थी, यानी बचपन से ही उसको क्या आदत थी कि वो इन्हीं हथियारों के साथ खेल खेल कर बड़ी हुई थी, ठीक है? कृपाण तो आप जानते ही हो ना, छोटी सी तलवार जो सरदार लोग आज भी रखते हैं, ठीक है? और कटारी भी क्या होता है? कटारी क्या होती है? जो छोटी तलवार ही समझ लीजिए आप उसको, कटार से। तो ये सभी शुरू से ही उसकी जो सहेलियां थे वो ये हथियार ही उसकी सहेलियां थे, यानी उन्हीं में उससे युद्ध करते करते युद्ध की शिक्षा उसने बचपन में ही ले ली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। तो जो शिवाजी महाराज की कथाओं को सुन सुनकर ही वो बड़ी हुई थी, यानी उसको जबानी याद थी। कैसे? शिवाजी जो मराठा हुए थे उनकी कथाएं वो सुनकर बड़ी हुई थी और उनसे बहुत प्रेरित थी।
तो उसको लगता था कि जैसे मराठों के लिए शिवाजी नेता थे, इसी प्रकार से मैं भी अपने देश को, आज़ाद अपनी झांसी को अंग्रेज़ों के चंगुल से बचाकर निकालूंगी। मैं भी शिवाजी की भांति ही वीर बनूंगी, वीरांगना बनूंगी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी वो क्या थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि वह जो मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति जो युद्ध भूमि में डट कर लड़ी, वो कौन थी? वो तो बस झांसी वाली रानी ही थी। आगे चले। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, युद्ध दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब वो कह रही है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। कह रहा है ये कहना ही मुश्किल है कि झांसी की रानी लक्ष्मी का अवतार थी। हमारे यहाँ जो देवियाँ मानी जाती हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, तो उसमें क्या है, लक्ष्मी माता, हम लक्ष्मी जी मानते हैं, उनको बहुत शुभ मानते हैं अपने घर में। कैसे कि धन धान्य से भरा हुआ रहता है, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दुर्गा की जब वीरता, जब भी हमें वीरता की बात करनी होती है तो हम किसकी आराधना करते हैं? दुर्गा माता की। जब हमें शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हम बात करते हैं दुर्गा माता की। तो वो कह रहा है मुझे नहीं समझ में आता कि वो लक्ष्मी थी, क्योंकि वो वैभव संपन्नता से परिपूर्ण, जहाँ जाती थी लगता था सब जगह संपन्नता आ गई, वैभव छा गया। वैभव मतलब समृद्धि छा गई। तो कहता है लक्ष्मी के अवतार कहूँ उसको या दुर्गा का अवतार करूँ, क्योंकि वीर बहुत थी। तो कह रहा है किसका अवतार मानूं? वह स्वयं वीरता की अवतार। ऐसा लगता है मानो वो खुद में वीरता की अवतार थी। अवतार क्या होता है? जैसे कृष्ण भगवान आए हैं अवतार लेके धरती पे लोगों का उद्धार करने, तो ऐसी झांसी की रानी आई सब लोगों का उद्धार करने, अंग्रेजों के चंगुल से उनको छुड़ाने के लिए। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। और जब वो तलवार चलाती थी, उसने शुरू से इतनी अच्छी युद्ध विद्या सीख रखी थी, तलवार की विद्या सीख रखी थी, शस्त्र चलाने की विद्या सीखी हुई थी, कि मराठे उसके तलवार चलाना देख के, तलवारबाजी देखकर, उसका युद्ध कला देखकर निहाल हो जाते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। क्या करती थी? सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। कह रहा उसको किस चीज में मजा आता था? गुड्डे गुड़ियों को खेलने में मजा नहीं आता था। आपकी तरह लड़ाई नहीं करती रहती थी कि ये कार लेनी है, ये ट्रक लेना है और अब मुझे ये वीडियो गेम चाहिए। क्या खेलती थी वो? देखिए, नकली युद्ध, यानी अपनी सहेलियों को बता दिया, अपने दोस्तों को बोला कि तुम मुझ पे अटैक करोगे, और व्यू की रचना की, कैसे चक्र व्यू बनाएंगे, कैसे हम लोग, ये सैनिक यहाँ खड़ा होगा, ये सैनिक यहाँ खड़ा होगा, ये सैनिक यहाँ खड़ा होगा, इस प्रकार से व्यू की रचना करती थी। और खेलना खूब शिकार, और खूब शिकार खेलती थी जिससे कि उसका निशाना सही लगे। तो तलवार चलाना, निशाना लगाना, कैसे मुझे पर्ची चलानी है, कैसे मुझे ढाल लगा के बचना है, कैसे मुझे कटारी चलानी है, ये सब चीज़ें उसको बहुत भाती थी। सैन्य घेरना, यानी सेना को किस प्रकार से घेरा जाता है, कैसे किसी दुर्ग पर, कैसे किसी किले पर कब्जा किया जाता है, कैसे किसी किले को तोड़ा जाता है, ये सब थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ मतलब खेल, ये खेल थे उसके। तो ये सब क्योंकि प्रारंभ से उसको वीरता के खेल खेलने अच्छे लगते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। कह रहा है महाराष्ट्र की जो कुल देवी हैं, कौन है वो? दुर्गा माता। कह रहा है तो वो जो महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा माँ की भी वो पूजा करती थी, और उसमें वीरता के संस्कार कूट कूट कर घुसे हुए थे, कूट कूट कर भरे हुए थे। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने जो बार बार कहानी सुनी थी वो क्या थी कि जो पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में डट कर लड़ाई जिसने की, वह तो झांसी वाली अकेली रानी ही थी, कि जिसने की मर्दाने के मर्दों की तरह युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसने कभी भी हार नहीं मानी, जिसने प्रारंभ से ही, बचपन से ही युद्ध भूमि के में उतरने की ठानी हुई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में,
ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह छाई वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब यहाँ देखिए, वीरता झांसी की रानी का प्रतीक है और वैभव है गंगाधर राजा का प्रतीक। उनके विवाह किससे हुआ था? राजा गंगाधर से झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। तो वीरता, उसने कहा वीरता की वैभव से सगाई हुई। वीरता कौन है? वीरता की प्रतीक कौन है? झांसी की रानी। और वैभव, वैभव माने संपन्नता, क्योंकि वो राजा है, उनके पास बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थे वो। तो कह रहे वैभव के साथ, यानी वैभव प्रतीक है गंगाधर के। तो लक्ष्मीबाई की सगाई किसके साथ हुई? गंगाधर के साथ हुई। और कवित्री ये कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई हो। तो वीर कौन है? हमारी लक्ष्मीबाई। और वैभव के प्रतीक है हमारे गंगाधर। तो उनकी सगाई जब झांसी में हुई, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और दोनों का विवाह संपन्न हुआ बड़ी खुशी खुशी। और जो हमारी लक्ष्मीबाई थी वो रानी बनकर झांसी में प्रवेश कर गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। जो राजमहल था उसमें खूब बधाई बजी, मतलब खूब गाजे बाजे बजे, खूब गाना हुआ, नाच गाना हुआ, लोग बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि जो लक्ष्मीबाई है वो कितनी बड़ी वीरांगना है। तो हमारी रानी इतनी अच्छी एक लड़की बन के आई है, इस वजह से राजमहल में और जो भी प्रजाजन थे वो लोग बहुत प्रसन्नचित्त थे। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह छाई वह आई झांसी में। और वो कैसे, जैसे वीर योद्धाओं का यशगान सारे में आके छा जाता है, इस प्रकार से जैसे वीर योद्धाओं के यशगान, मतलब जो वीर योद्धा हैं उनकी अच्छी अच्छी कहानियां सब लोग कहते रहते हैं। तो जैसे वो उनकी कहानी भाट लोग, बुंदेलखंड में गाई जाती थी, इसी प्रकार से झांसी की रानी कहानियों की भांति लोगों में, पर हर प्रत्येक लोग में प्रचलित हो गई, यानी प्रजाजनों में वो प्रचलित हो गई। कैसे? जैसे सुभट लोग, जो भाट लोग थे, वो बड़े बड़े वीरों की कहानियां गाया करते थे और वो सब में फैल जाती थी। तो ये समझ लो, इसी प्रकार से झांसी की रानी की ख्याति सब ओर फैल गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। अब जो हमारे यहाँ कुछ ऐसी जोड़ियां हैं जो पति पत्नी की बड़ी आदर्श जोड़ी मानी जाती हैं, बड़े प्रेम का प्रतीक जोड़ी मानी जाती हैं। तो वो कौन है? चित्रा ने अर्जुन को पाया। अर्जुन कौन? जो हमारे धनुर्धर, आजकल महाभारत आई थी, आपने लॉकडाउन में देखी भी होगी। तो अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ था। तो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हुआ मानो, और अर्जुन और चित्रा की जोड़ी बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो कह रहे ऐसा प्रतीत हुआ मानो चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव से मिली भवानी थी, मानो शिव और पार्वती का संगम हो गया हो। बच्चों, हमारे यहाँ शिव पार्वती को भी बड़े आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता है। शिव को तो अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो कोई भी लड़की विवाह से पूर्व हमेशा शिव की आराधना करती है, ठीक है। और शिव की आराधना इसीलिए की जाती है कि शिव को एक आदर्श पति माना जाता है। कहते हैं अगर कि कैसा वर मिले तुम्हें? शिव जैसा वर मिले। तो इसलिए उसने कहा, कवित्री ने कहा, शिव से मिली भवानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर की जोड़ी ऐसी थी मानो शिव की पार्वती माँ से शादी हुई थी। तो उनको हम आदर्श दंपत्ति मानते हैं कि उनसे अधिक प्रेम कोई नहीं करता। तो ऐसी इनकी जोड़ी थी, किसकी? गंगाधर और झांसी की रानी की, ठीक है। चित्रा और अर्जुन से उसने तुलना की, शिव और दुर्गा माता से की, दुर्गा माता को पार्वती माने शिव और पार्वती से की, ठीक है। तो शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हरबोला जाति के मुंह से हमने बारंबार ये कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि वो जो मर्दों की भांति युद्ध भूमि में जिसने लड़ाई की, अंग्रेजों से लोहा किया, वो तो बस झांसी वाली रानी ही थी, अनोखी हमारी रानी ही थी। ये समझ में आ गया? आगे चले। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई।
निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कह रहा हुआ क्या कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ही झांसी की रानी ने महलों में प्रवेश किया, मानो झांसी के भाग्य जग गए हो। यानी उदित हुआ सौभाग्य, मतलब जो महल थे, जो प्रजाजन थे, झांसी की रानी के आने से, लक्ष्मीबाई के महल में प्रवेश करने से उनके तो भाग्य उदित हो गए, भाग्य जग गए। तो क्या हुआ, सौभाग्य था ये उनका कि उनको लक्ष्मीबाई जैसी रानी मिली थी। मुदित महलों, मुदित माने प्रसन्न, सारे महल जो थे, महल के लोग, महलवासी सब बहुत प्रसन्न हो गए, प्रजाजन। महलों में उजियाली चाहिए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उजाला छा गया हो। उजाला किसका प्रतीक होता है, प्रसन्नता का। अंधेरा किसका प्रतीक होता है, अज्ञान का और दुख का, विपत्ति का। तो इसने कहा महलों में उजियाली छाई, यानी जो महल है ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनमें उजाला हो गया, उनमें प्रसन्नता प्रसन्नता फूटने लगी। लेकिन किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु हुआ क्या कि जो कालगति थी, कालगति मतलब समय का चक्र, उसने क्या किया, काली घटा मतलब विपत्ति, तो समय के चक्र को जैसे ये मंजूर नहीं हुआ, वो धीरे धीरे चुपके चुपके विपत्ति के बादल किस पे, झांसी पे मंडराने लगे। काली घटा का मतलब क्या है, विपत्ति। चुपके चुपके मतलब रानी के आने से तो उस महल में उजाला हो गया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो कालगति है, समय के चक्र ने क्या किया, धीरे धीरे वो विपत्ति को घेर के महल में ले आई। कैसे, अब देखो, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। कह रहा उसके हाथ जो तीर चलाने के लिए बने थे, उन हाथों में चूड़ियां किसको, ईश्वर को मंजूर नहीं था कि वो हाथ चूड़ियों में, वो हाथ चूड़ियां पहने। तो क्या हुआ, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। रानी जो थी विधवा हो गई, यानी जो गंगाधर थे उनकी मृत्यु हो गई और असमय मृत्यु हो गई। विधि मतलब जो ईश्वर था, जो भाग्य चक्र है, उसको भी दया नहीं आई कि इतनी छोटी आयु में, मुश्किल से वो 22-23 साल की थी, 22-23 साल की बच्ची ही विधवा हो गई, ये क्या हुआ। तो कह रहे हैं ऐसा लगा जैसे ईश्वर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और जो राजा था वो बिना संतान के, यानी उसको ना कोई, उसको किसी भी प्रकार के ना कोई पुत्र था ना पुत्री थी, बिना संतान के ही राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इस वजह से क्या हुआ, रानी के दुख का पारावार नहीं था, यानी रानी बहुत दुखी थी, वो शोक के सागर में डूब गई। क्यों डूब गई, क्योंकि उसके कोई संतान भी नहीं थी और जो राजा गंगाधर थे वो असमय उसे छोड़ के चले गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम आयु में ही रानी विधवा हो गई। और इसमें ऐसा लगता है कि जरा सी भी ईश्वर को भी रानी पर दया नहीं आई। फिर बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी कि बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने बार बार यही कहानी सुनी कि वो जो पुरुषों की भांति जिसने युद्ध में लोहा लिया अंग्रेजों से, वो तो हमारी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ही थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी, मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी, मन में हर्ष आया। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात भी बताना चाहूँगी। कहते हैं कि रानी ने ना एक पुत्र को गोद भी लिया था, जो रानी का अपना एक पुत्र हुआ था, लेकिन उसको कहते हैं कि किसी ने चालबाजी से, अंग्रेजों ने किसी से मरवा दिया था, क्योंकि उनकी नज़र झांसी पे थी। फिर जो झांसी की रानी ने एक दत्तक पुत्र, दत्तक कहते हैं गोद लिया पुत्र, लेकिन अंग्रेजों ने उसे मानने से मना कर दिया था। तो ये कह रहे हैं बुझा दीप झांसी का, राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो राजा गंगाधर की मृत्यु होते ही बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। डलहौजी आप सब जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को सब जानते हो ना आप। तो डलहौजी ने क्या किया, उसने एक नीति बना रखी थी कि अगर किसी राज्य का कोई वारिस नहीं होगा तो उसका वो अंग्रेजों के अधिकार में, अधिकार क्षेत्र में अपने आप ही चला जाएगा।
ये डलहौजी ने चालबाजी की नीति बना रखी थी। इसका कोई भी तर्क संगत कोई कारण नहीं है, लेकिन उसको राज्य हड़पने थे तो उसने इस तरीके की नीति बना रखी थी। और कहते हैं जब रानी ने दत्तक पुत्र लिया, बच्चे को गोद लिया पुत्र को, तो उसने वो माना ही नहीं कि नहीं ये आपका नहीं है, ये मैं नहीं मानूंगा। तो अब ये कह रहा है जैसे ही झांसी का दीप बुझा, कौन, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उसने देखा एक स्त्री अकेली रह गई है, तब डलहौजी मन में हर्षाया माने बड़ा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसने सोचा ठीक है अब तो मुझे झांसी को हड़प लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो ये सोचकर उसने फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। तो उसने क्या किया, फौरन अपनी अंग्रेजों की सेना भेजी और दुर्ग पे अपनी पताका फहरा दी। अपना झंडा अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और उसने कहा ये जो तुम्हारी झांसी है ये तो लावारिस हो चुकी है। और लावारिस मतलब जिसका कोई भी मालिक नहीं है, जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। तो कौन इसका उत्तराधिकारी हुआ? मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। कौन कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अंग्रेजी सेना का अपना झंडा फहरा दिया झांसी के दुर्ग पर आकर और कहा इसका कोई वो नहीं है ये उत्तराधिकारी, तो अंग्रेजों के अधिकार में ये क्षेत्र आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी की आंखों में यह सब देखकर आंसू आ गए। आंसुओं से भरी हुई रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। उसको क्या लगा कि झांसी तो मेरी पराई हो गई है। क्यों पराई हो गई है? कि ये तो अंग्रेजों के अधिकार में जा रही है और कहाँ मैं इतनी वीरांगना, क्योंकि मेरे पास राजा गंगाधर नहीं रहे तो ये तो इन्होंने अंग्रेजों ने हड़प रहे हैं। तो ये सोचकर उस वीरांगना का खून खौल गया और उसको बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसको लगा झांसी हुई वीरानी, वीरानी मतलब पराई हो गई। तो उसने कहा मेरी झांसी पराई कैसे हो सकती है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने बार बार ये कहानी सुनी। कौन? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी कि जिसने पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लोहा लिया अंग्रेजों से। वो तो एक अकेले झांसी वाली रानी ही थी। आगे चले। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। अंग्रेजों की चालाकियां इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि वो, अनुनय विनय होता है प्रार्थना, वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। विकट फिरंगी की माया, विकट मने बड़ी अजीब, फिरंगी मने अंग्रेज, माया मने चाल। तो वो कह रहा है इसने क्या किया, अंग्रेजों की चाल बड़ी निराली थी, किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, किसी पे उनको दया भी नहीं आती थी। और व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। कह रहे ये क्या आया था? आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी बनके अंग्रेजी सरकार यहाँ आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये सोचो हम तो आपसे व्यापार करने आए हैं। व्यापार करने आना कह के धीरे 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 करके ऐसे पैर पसारे अंग्रेजों ने कि पूरे भारत सरकार को अपने ही कब्जे में कर लिया। तो ये कह रहा है जब ये व्यापारी बनके ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी शुरुआत में, और तब क्या, तब तो ऐसे आई थी बड़ा हाथ जोड़ के कि हम पे दया करो, हमें थोड़ा सा व्यापार करने आए हैं। जब ये भारत आया था तब इनकी ये हैसियत थी। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। और डलहौजी ने क्या किया, धीरे धीरे करके सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जों में करते चले गए और भारत की काया ही पलट दी। भारत को पूरी तरीके से बदल डाला और उन्होंने सारे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, यानी उसने क्या किया, राजा और जो नवाब थे उनको भी उसने पैरों से ठुकराया। मतलब उनकी भी कोई मान सम्मान नहीं करता था, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता था कि राजा महाराजा का कोई मान सम्मान होना चाहिए। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। और तब क्या हुआ कि वो जो महारानी थी हमारी लक्ष्मीबाई, उसको तो वो दासी बनाने की सोचने लगे और अंग्रेज महिलाएं जो थी वो महारानी बनती जा रही थी। क्या हो रहा था कि जो दासी होनी चाहिए थी वो महारानी का रूप लेने लगी थी और जो महारानी थी वो दासी का रूप ले रही थी।
बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेलखंड की हर बोला जाति के मुंह से हमने बारंबार यही कहानी सुनी थी, क्या कि वो रानी, वो लक्ष्मीबाई जिसने पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में भाग लिया, वह तो हमारी झांसी वाली रानी ही थी। एक पद्यांश और कर लेते हैं फिर। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे अंग्रेजों ने क्या किया, जो राजधानी दिल्ली थी वो भी छीन ली, और क्या किया, बातों बातों में मतलब देखते देखते उन्होंने लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। और क्या किया इन्होंने, पेशवा को बिठूर में, बिठूर एक जगह का नाम है, पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर पर भी धोखे से हमला करके उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक, इन चारों राज्यों को भी इन्होंने क्या किया, उनके सामने उनकी क्या था, उनकी तो बेचारों की कोई हैसियत नहीं थी, वो तो और छोटे राज्य थे, कह रहा उनकी तो अंग्रेजों के सामने कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। कौन बिसात, बिसात मतलब कोई हैसियत ना होना, तो कह रहा उन राज्यों की जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन्होंने फिर अंग्रेजों ने उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, जबकि जो हमारे सिंध पंजाब और ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जो अभी वर्तमान में जो बर्मा बन चुका है, तब वो हमारे पास ही था, उस पर भी उन्होंने क्या किया, भीषण आक्रमण किया और बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए। बंगाल और मद्रास की भी दशा बहुत खराब थी। तो क्या हुआ कि बंगाल और मद्रास को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से बार बार हमने ये कहानी सुनी थी, क्या कि वो रानी जो पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में डटी रही, वो तो बस झांसी वाली रानी यानी हमारी लक्ष्मीबाई ही थी, जो ऐसी वीरांगना थी जो बिना डरे निडर होकर अंग्रेजों से बराबर लोहा लेती रही। तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है, ये एक बार सब बता दें आपको कि झांसी की रानी की हमने सगाई, शादी, इसके बाद गंगाधर की मृत्यु, ठीक है, जबकि रानी के आने से सभी लोग प्रसन्न थे। उसके बाद हमने पढ़ा छठे पद्यांश में कि किस प्रकार से उन्होंने गंगाधर की मृत्यु के बाद डलहौजी ने कब्जा कर लिया और उसने झांसी को अपने अधिकार में ले लिया। और इसके बाद बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने ये यहाँ आए थे। और उसके बाद 8वें पद्यांश पे हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से उसने दिल्ली, लखनऊ, कर्नाटक सारे राज्यों पर धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रनिवास क्या होता है बच्चों, रानियों के रहने की जगह। तो वो क्या कह रहा है, रानी रोई रनिवासों में, तो जो रानियां थी वो अपने जो महल थे, जो उनका रानियों का अलग महल होता था, उसमें रात दिन आंसू बहाया करती थी। और बेगम गम से थी बेजार, बेजार मतलब जो बादशाह थे उनकी बेगमें क्या थी, उनकी पत्नियां दुख से बहुत बेजार थी, बेजार थी मतलब दुख से बहुत व्याकुल थी। तो सब रानियां और बेगम लगातार दुख से बेजार थी, अश्रुपूर्ण बैठी हुई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। आप सोचो कितनी बड़ी दुविधा होगी, कितना बड़ा कष्ट संकट था ये हम पर कि जो हमारी रानियां थी उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में क्या हुआ था, नीलाम हो रहे थे। और उनको कितना उन लोगों को कितना अपमानित वो महसूस करती होंगी उस वक्त।
तो ये कह रहा है उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम होते थे और कैसे चिल्लाते थे वो लोग, और ये सब बातें सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, जानबूझ के अपने अखबारों में उनके गहनों की, उनके कपड़ों की, उनके लहंगों की ये सब नीलामी छापा करते थे, जिससे कि क्या होता है, जब इस तरीके की बात होती है तब क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास और कम हो जाता है। समझ रहे हैं कि अगर हमारे ये नौबत आ जाए कि भगवान ना करे किसी का घर बिक रहा है या उसके गहने कपड़े बिक रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, हर तरीके से वो तुम्हारा आत्मविश्वास को तोड़ रहे थे, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, तुम्हारे को सामाजिक रूप से, तुम्हारे को आध्यात्मिक, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर जगह से तकलीफ दे रहे थे वो। और कैसे नीलामी होती थी, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार ले लो, और इस प्रकार की नीलामी अखबारों में छपा करती थी और रानियां और बेगमें रात दिन आंसू बहाया करती थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कह रहा है वो जो हमारे पर्दे की इज्जत थी, पर्दे की इज्जत थी मतलब इस प्रकार जो पर्दे में रहने वाली हमारे भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों में बेची जा रही थी। और सोचो उस वक़्त कितना दुख का, कितना संकट का काल ये रहा होगा। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड की हर बोला जाति के मुंह से हमने बारंबार ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि जो पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लड़ी, वह तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। समझ आ गया। अगला पद्यांश 10वां। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। कह रहा कुटियों में थी विषम वेदना, कह रहा अंग्रेजों की नीतियों की वजह से क्या हो रहा था, ना गरीब आदमी सुखी था, ना अमीर आदमी सुखी था। मतलब ये मत सोचो जो झोपड़ियां हैं वहां के लोग भी दुखी हैं। अंग्रेज की नीतियों से गरीब अमीर सब लोग आक्रोशित थे, गुस्से में थे, व्यथित थे। तो कह रहा झोपड़ी में रहने वाला भी वहां गहरा कष्ट झेल रहा था, वहीं महलों में रहने वाला दूसरे तरीके का अपमान से दुखी थे। दूसरी ओर क्या हो रहा है, वीर सैनिकों के मन में क्या था, अपने पुरखों का, जो हमारे पूर्वज थे उनका अभिमान उनके मन में था। तो उनको क्या हो रहा था, उनको अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना और मुश्किल हो रहा था। क्यों मुश्किल हो रहा था, उनको अपने पुरखों का अभिमान था, पूर्वजों का अभिमान था कि हम जिए हैं तो सिर उठा के जिए हैं। आज हमारी ये नौबत आ गई कि हमारी रानियों के कपड़े कलकत्ते के बाजार में बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको अंग्रेजों के सामने झुकने में बहुत गुस्सा आ रहा था। नाना धुंधुवत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। और जो नाना साहब जो हमने शुरू में बात की थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, वो नाना वो क्या कर रहे थे, वो पेशवा में रहकर सारा सामान यानी युद्ध का सामान जुटा रहे थे, युद्ध की आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे नाना धुंधुवत पेशवा में। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और इधर से तो उनके नाना साहिब लगे हुए थे धुंधुवत पेशवा, और इधर से क्या किया, जो छबीली को ना लक्ष्मीबाई ने तो खुल के रणभेरी बजा दी कि मैं तो युद्ध करूंगी, मैं अपना झांसी ऐसे ही किसी को देने वाली नहीं हूं। रणचंडी का मतलब क्या होता है कि जिसने युद्ध में रण में चंडी बन जाए। चंडी हमारे चंडी देवी है ना, आप लोगों को पता है। तो क्या है, मतलब दुर्गा बन गई वो युद्ध में। उसने कहा कि मैं युद्ध करे बिना कोई झांसी देने वाली नहीं हूँ। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और क्या हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो युद्ध का पावन यज्ञ शुरू हो गया और सब अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उसमें तैयार हो गए। और देशवासियों से कहा कि ये हमने ज्योति जगा दी है युद्ध की, और आओ और इस यज्ञ में शामिल हो जाओ। यानी इस यज्ञ में किस चीज़ की आहुति देनी पड़ेगी आपको, प्राणों की, यज्ञ की सामग्री की नहीं, जो हम लोग देते हैं यज्ञ की सामग्री ना। इसकी सामग्री क्या है, यज्ञ की, युद्ध रूपी यज्ञ की सामग्री होती है अपने प्राण। तो हमें प्राण देने के लिए अब तैयार होना पड़ेगा। ये उन्होंने आह्वान कर दिया, मतलब लोगों को सबको बुला लिया। अंग्रेजों के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड की हर बोला जाति के मुंह से हमने ये कहानी बार बार सुनी थी कि युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। महलों ने दी आग
झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और कह रहा महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कह रहा इस क्रांति में पूरा देश ने बड़ा खुल के भाग लिया। महलों में रहने वालों ने यदि इस आग को प्रज्वलित किया तो झोंपड़ी वालों ने इसकी लपटों को और तेज किया। उन्होंने कहा हमारे पास जो भी है सब न्यौछावर कर देंगे हम अपने देश पर। स्वतंत्रता की जो ये चिंगारी है, क्यों ऐसा था? क्योंकि देशवासियों के अंतरतम से ये दिल में आग लगी हुई थी उनके कि हम अंग्रेजों की गुलामी अब सहने वाले नहीं हैं, तो हम एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अब अंग्रेजों को। तो ये चिंगारी अंतरतम से आई थी, यानी अंदर से ये चिंगारी भड़की थी। इसलिए गरीब अमीर सब एक हो गए और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए। झांसी चेती, दिल्ली चेती, चेती मतलब इस क्रांति की लहर झांसी में उठी, दिल्ली में उठी और लखनऊ लपटे छाई थी, मतलब लखनऊ में भी विद्रोह शुरू हो गया। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी, यानी मेरठ कानपुर और पटना में भी क्रांति की आग जलने लगी। जबलपुर कोल्हापुर ये भी शामिल हो गए देश की लड़ाई में अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। तब क्या हुआ कि कुछ हलचल उकसानी थी, मतलब उनमें भी चिंगारियां भड़क रही थी, तो वो भी सब शामिल होते चले गए अंग्रेजों के खिलाफ आने में। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने बार बार ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि जो पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में खड़ी रही। वह कौन थी? वो तो हमारी लक्ष्मीबाई ही थी। 12वां पद्यांश अब हम पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब वो क्या बता रहे हैं आपको कि स्वतंत्रता के इस महान और पुनीत कार्य में बहुत सारे लोगों के शहीदों के नाम आए, जिनमें कौन कौन है? नाना धुंधुपत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है, जो कि हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। परंतु उनका ये बलिदान क्या था? अंग्रेजों की नज़र में तो ये अपराध था। वो तो उन्हें विद्रोही कहते थे, वो विद्रोही थोड़ी थे भाई। अपने देश को आज़ाद कराना क्या है? विद्रोह करना। कोई हमारे देश पे कब्जा करेगा हम करने देंगे क्या? कोई कल हमारे घर पे आके कब्जा करेगा हम करने देंगे उसको? नहीं। तो जब हम विरोध कर रहे हैं तो क्या हम विद्रोही हैं? नहीं। तो ये ऐसे ही बात थी। तो कह रहे हैं अंग्रेजों की नज़र में उनका बलिदान तो अपराध था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने जो कहानी सुनी बार बार, क्या कहानी? कि खूब लड़ी मर्दानी, यानी जो युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति लड़ी, वो तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। अब हम करते हैं 13वां पद्यांश। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब कह रहा चलो अब हम ये सारे राज्य छोड़ के हम चलते हैं झांसी के मैदान में, कि वहाँ इनकी सबकी गाथा छोड़ो, इन सब की कहानी छोड़ो जिनकी हमने बात की। अब हम पहुँचते हैं सबको लेके झांसी के मैदान में कि वहाँ क्या चल रहा है। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। और यहाँ हम क्या दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारी जो लक्ष्मीबाई है वो पुरुषों की भांति अपनी मर्दाना उसमें परिवेश में मर्दों के बीच में लड़ाई करने के लिए खड़ी है। इतने में क्या हुआ? लेफ्टिनेंट वॉकर रानी लक्ष्मीबाई अपने जवानों के साथ, अंग्रेज कई जवानों के साथ सेना की टुकड़ी लेकर रानी के सामने आ गया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। बच्चों एक तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना। और ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है कि
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। तो ये क्या कह रहा है, जब लेफ्टिनेंट वॉकर आया ना अंग्रेजों की टुकड़ी के साथ, रानी ने तलवार खींची और उससे युद्ध करना शुरू किया। तो ये जो पंक्तियां, हुआ द्वंद्व, द्वंद्व ने युद्ध, असमान, असमान, आसमानों में नहीं, असमानों में, मतलब जो इक्वल नहीं है, जो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ तो वॉकर इतना, जो लेफ्टिनेंट वॉकर है वो इतना कायर, और कहाँ हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो वो कह रहा है हुआ द्वंद्व आसमानों में। तो इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था कि कहाँ हमारी बहादुर रानी लक्ष्मीबाई और कहाँ ये डरपोक कायर कौन, वॉकर। तो जो है लेफ्टिनेंट वॉकर, उसने सोचा ये लड़की है, ये क्या युद्ध करेगी। तो क्या हुआ कि उसको हैरानी हुई, जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने वॉकर को, जो लेफ्टिनेंट वॉकर था, उसको मिनटों में, क्षणों में ही जख्मी कर दिया, और वो वहां से युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था ये लड़की छोटी सी क्या युद्ध करेगी। और जब उसने उसको घायल कर दिया, उसे अजब हैरानी थी। जो वॉकर, जो ये था लेफ्टिनेंट वॉकर, वो हैरान होकर मैदान छोड़ के भाग गया। तो ऐसी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिसे कहा जा रहा है बार बार कि बुंदेले हर बोलों के, में बुंदेलखंड की हर बोला जाति के मुंह से हमने बार बार ये कहानी सुनी। क्या कि वो जो पुरुषों की भांति जिसने युद्ध भूमि में लोहा लिया अंग्रेजों से, वो तो हमारी झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो कह रहे रानी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, और 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए वो कालपी एक जगह है वहां तक पहुंच गई। तब क्या हुआ, क्योंकि 100 किलोमीटर घोड़ा चल चुका था, घोड़ा बुरी तरीके से थक गया, और ये रानी की, झांसी की रानी का बड़ा पुराना घोड़ा था। इसकी भी बच्चों फोटो लगी हुई है, जब आप झांसी जाएंगे तो एक बीच में जो उनका पार्क है उसमें भी लगी है, यहाँ तक कि झांसी की रानी के घोड़े की फोटो उनके किले में भी है। तो इस घोड़े के लिए बड़ा नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है, जैसे राणा प्रताप के चेतक का लिया जाता है। तो घोड़ा ये जो था थक के गिर गया, क्योंकि ये 100 किलोमीटर तक भाग चुका था, और गिरकर तुरंत ही वो मर गया, मृत्यु हो गई इसकी। यमुना के फिर क्या हुआ, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के किनारे अंग्रेजों को रानी ने फिर से हरा दिया, और विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और रानी क्या हुआ, रानी ने विजय कर ली, और आगे जाके वो ग्वालियर तक पहुंच गई। ग्वालियर तक उसने, ग्वालियर पर भी उसने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और जो वहां के राजा थे वो सिंधिया अंग्रेजों के बड़े परम मित्र थे, और वो राजधानी छोड़ के रानी को देखते ही डर के मारे भाग खड़े हुए। भय के कारण उन्होंने सिंधिया को ने जो है छोड़ दी अपना राजधानी, और वो भाग गए वहां से। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने बार बार ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, जो मर्दों की भांति युद्ध भूमि में लड़ी, वो तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। 15वां पद्यांश देखें। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कह रहा है ग्वालियर तक तो उसको विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। पर अंग्रेजों की सेना तो हमसे बहुत ज्यादा थी, और रानी की सेना बहुत कम थी, तो अंग्रेजों की सेना ने उनको फिर चारों ओर से घेर लिया। अब की बार कौन था उस रानी के सामने? जनरल स्मिथ। सन्मुख था मैंने सामने था, अब की बार रानी के सामने था जनरल स्मिथ, ये उसका नाम है। उसने मुंह की खाई थी, मतलब रानी ने उसको भी परास्त कर दिया, उसको भी रानी ने हरा दिया। और रानी के साथ इस बार 2 उसकी सहेलियां आई थी खास, जिसका नाम था कान्हा और मुंदरा। कान्हा और मुंदरा भी बहुत वीरांगना थी, वीरों के वीर भी जो दोस्त होते हैं वो भी वीर होते हैं। तो इन दोनों सहेलियों ने रानी की युद्ध भूमि में भारी धूम मचाई थी। इन दोनों ने खूब अंग्रेजों के साथ मारकाट मचाई, युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी, मतलब खूब हराया उनको। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। पर क्या हुआ, एक अंग्रेज सैनिक ह्यूरोज आ गया,
उसने क्या हुआ, हाय घिरी अब रानी थी, अब हमारी रानी जो है, ये धोखेबाज तो थे ही अंग्रेज, तो इन्होंने पीछे से वार किया, पीछे से हमला बोल दिया। यूरोज के आने से रानी को चारों ओर से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया और घिरते ही रानी के क्या दृश्य हुआ हम अगले पद्यांश में पढ़ेंगे। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से हमने ये कहानी बार बार सुनी थी कि जो पुरुषों की भांति युद्ध में लड़ी वो तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। 16वां पद्यांश। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट था विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्या कह रहा है, तो भी रानी मार काट के चलती बनी सैन्य के पार, कि जो रानी थी उसने जब देखा हीरोज आ गया उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और उसने क्या किया कि अंग्रेजों की सेना के साथ मार काट करती हुई वो सेना के पार चल दी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। क्या कह रहा है कि यूरोज के आने के बाद भी रानी ने मार काट मचा के रखी और वो सैन्य के पार मतलब सेना के पार वो निकल गई। लेकिन सामने क्या हुआ, एक बड़ा विषम संकट आ गया, ऐसा संकट कठिन संकट आ गया क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया और उसको पार करना बिल्कुल भी संभव नहीं था रानी के लिए। घोड़ा अड़ा यानी घोड़ा अड़ गया, क्यों? क्योंकि वो नया घोड़ा था। शायद पुराना घोड़ा होता तो वो पार भी कर जाता। पुराने घोड़े के तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने किले पे से छलांग मारी है रानी को लेके, और मुझे बड़ी हैरानी होती है तो कैसे वो घोड़ा इतना वीरता से वो घोड़ा उसके साथ ये युद्ध भूमि तक पहुंचा होगा। तो वो कह रहा है कि जब नया घोड़ा था तो वो अड़ गया और उसने आगे जाने से मना कर दिया। इतने में आ गए सवार, इतने में क्या हुआ, अंग्रेजों के सवार पीछे से आ गए और रानी एक शत्रु बहु तेरे, रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे, होने लगे वार पर वार, यानी एक वार के बाद दूसरा वार वो रानी पर करने लगे। घायल होकर गिरे सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। क्या हुआ कि जो सिहनी क्या मतलब, क्यों से सिहनी का है कि ऐसी वीरांगना थी जैसे शेरनी होती है कोई, तो ऐसे वो युद्ध में घायल होकर जब वो नीचे गिरी तो सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई शेरनी घायल होकर नीचे गिर गई हो, क्योंकि और अब क्या था, ऐसा लगा कि अब तो उसकी शहादत का समय आ चुका था, यानी उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। वो नीचे गिर गई और उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेलखंड की हरबोला जाति के लोगों ने बार बार ये कहानी सुनाई कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि पुरुषों की भांति जो युद्ध भूमि में लड़ी वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये भी पद्यांश बच्चों बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये इससे पहले वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से बता दूंगी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रही बाकी नहीं करने, पर मैं बता दूंगी। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी अब क्या हुआ था कि रानी अब हमारी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और अब उसकी दिव्य सवारी क्या थी? अब उसकी दिव्य सवारी चिता थी। अंतिम सवारी उसकी क्या थी? उसकी जो अलौकिक यात्रा पे वो जो निकल गई है, उसकी अंतिम सवारी उसकी चिता थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। कह रहे एक तो तरफ तो अग्नि का तेज था और दूसरी तरफ हमारी झांसी की रानी का तेज था, यानी वो तेजस्विनी थी। कह रहा उन दोनों का जो तेज मिला तो ऐसी एक देशभक्ति की लौ निकली जो देशवासियों के दिल में आज तक भी जलती है। तो एक क्या था, अग्नि का तेज, और एक हमारी तेजस्विनी रानी का तेज। कह रहा उसमें दोनों का तेज आपस में मिल गया और एक देशभक्ति की लौ में परिणित हो गया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। कह रहा है अभी उसकी मात्र
उम्र कितनी थी? केवल 23 वर्ष की उम्र थी। इतनी छोटी आयु में उसने इतना असाधारण काम कर दिया। अभी उम्र कुल 23 की थी। कह रहा ऐसा लगता है वो मनुष्य नहीं थी, मनुष्य नहीं थी, किसी देवता का अवतार थी। ठीक है। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। यानी वो हमको, लेकिन हमें क्या करने आई थी? हम भारतवासी जो मृत प्राय पड़े थे, हम सबको वो जीवित करने आई थी, स्वतंत्रता की नारी बनकर। दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी। हमें क्या दिखा गई? वो एक आज़ादी का रास्ता दिखा गई कि गुलाम बन के मत रहो, ऐसे से तो मृत्यु अच्छी है। गुलाम की जिंदगी से ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो वो हमें किस चीज़ का रास्ता दिखा गई? स्वतंत्रता का रास्ता वो हमें दिखा गई और हमें ऐसी शिक्षा देकर चली गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड की हर बोला जाति के मुंह से हमने तो यही कहानी बार बार सुनी थी। क्या? कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि वो रानी जो खूब, जिसने पुरुषों से, अंग्रेजों से लोहा लिया, वो तो हमारी लक्ष्मीबाई रानी ही थी। जाओ रानी याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। अब ये क्या है? अंतिम जो पद्यांश है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो कवयित्री है वो रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए कहती है कि हे रानी, ते भारतवासी तेरे उपकार को कभी जीवन भर नहीं भुला सकेंगे, और तेरा जो ये बलिदान है वो युगों युगों तक क्या जगाएगा? कभी भी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। आज इतने युगों के बाद भी जब हम पढ़ रहे हैं, तभी हमें पढ़कर कितना हमें उत्साह, कितना जोश आ जाता है इस कविता को पढ़कर। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। कह रहा भले इतिहास ने तेरे को बहुत मोटे मोटे अक्षरों में ना लिखा हो, और तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के कितने लाखों प्रयास क्यों ना कर दिए जाएं। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कह रहा है चाहे तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के कितने भी प्रयास किए जाएं, विजय में मस्त अंग्रेज लोग भले ही गोलों से, गोले मतलब जो बम है, उससे झांसी का नाम निशान मिटा दे, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, लेकिन तू कभी भी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू खुद में अपना एक स्मारक है, तू खुद में जीती जागती एक स्वतंत्रता की मिसाल है। तेरी वीरता, तेरी गाथा अतुलनीय है। हम हमेशा तुम्हारे इस बलिदान के आभारी रहेंगे, और युगों युगों तक हम इनके आभारी रहेंगे और तुम्हारे जीवन से शिक्षा लेते रहेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेलखंड की हर बोला जाति के मुंह से हमने बारंबार ये कहानी सुनी थी कि जिसने पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लोहा लिया, वह तो झांसी वाली रानी ही थी। बच्चों, मैंने आपसे अभी कहा था कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी इसका खास तौर पे। वैसे तो इसके 18 पद्यांश हैं, आप सभी पद्यांश अच्छी तरीके से करके जाइए, पूरे अच्छे मन से मैंने पढ़ाया इसको। लेकिन आप जो खास विशेष तौर पे कर जाएं, पहला, उसके बाद आ जाइए आप चौथा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इसके बाद आप आ जाइए सीधा, आइए इधर 13 इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां पर हम वॉकर की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट वॉकर की बात कर रहे हैं। और ये बात बहुत बार पूछी जाती है, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। और मैंने आपको इसीलिए क्लियर किया क्योंकि बच्चे सोचते हैं आसमान में युद्ध होने लगा, नहीं, असमानों में। और इसको आपको कई बार ये 2-3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 13वां पद्यांश, और इसके बाद है आपका रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये पद्यांश और 17 और 18, 18वां जाओ रानी याद करेंगे। ठीक है।
तो ये 4-5 पद्यांश आप और अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा। वैसे पूरी कविता महत्वपूर्ण है, ऐसा होता ही नहीं। अगर कई बार आपको सेकंड टर्म में भी इसको सीबीएसई हमेशा चुनता ही है दोबारा से देने के लिए। तो झांसी की रानी की कविता पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़कर जाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये कविता आपने जैसे मैंने उत्साह से पढ़ाई, इसी उत्साह से लगन से आप लोग इसको पढ़ेंगे। और फिर भी कोई आपको प्रश्न हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले पाठ तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।